हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो कि 5 फरवरी 2017 में हुई थी, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और इस पेपर से हमें आइडिया हो जाएगा कि जो नेक्स्ट बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा होने वाला है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन टॉपिक को हमें अच्छे से कवरअप कर लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चन हमें छूटने ना पाए। तो चलिए फिर हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन सी थी? भारतीय अभिनेत्री कौन सी थी? देवकी रानी, मधुबाला, मीना कुमारी या फिर नरगिस? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर है ए, देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, नामवर सिंह, हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला? तो करेक्ट आंसर होगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक, ये बुक्स और राइटर से क्वेश्चन है, लेखक और पुस्तक से क्वेश्चन बहुत आते हैं तो ये हमको रिमेंबर कर लेना है सभी लोगों को। तो पद्मावत के लेखक कौन है? ऑप्शन है कबीर, तुलसीदास, जायसी और नीलारा। तो पद्मावत के लेखक हैं जायसी, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, गेम्स ऑफ थ्रोन्स, ये भी पुस्तक और राइटर से है। गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? जॉर्ज मार्टिन, आर एन राधे, स्क्यू ग्रॉफ्टन या डेविड बेल्डासी? यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है जॉर्ज मार्टिन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जॉर्ज मार्टिन यहाँ पे करेक्ट होंगे जो कि अमेरिकी लेखक हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 5 है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? चेतन भगत, सुरेश मेनन, रामचंद्र गुहा या नवीन चावला? जो करेक्ट यहाँ पे जो आंसर होगा वो है लेखक इंडिया आफ्टर गांधी के हैं रामचंद्र गुहा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सी, छठा क्वेश्चन, इनका जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल था, बी.डी. सावरकर, कन्हैया, जयप्रकाश नारायण या फिर अन्ना हजारे? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी.डी. सावरकर। तो बी.डी. सावरकर जो है अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित सेलुलर जेल में इनको रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, किसने ईमेल के लिए चिन्ह प्रयुक्त किया था, यानी चुना था? ईमेल के लिए रे टॉमलिन, शिवा अर्जुन या बिल गेट या फिर स्टीव जॉब्स? किसने चुना था? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर अभिगमन करने की इजाज़त दी है। ये उस समय क्वेश्चन है, कोविड के टाइम का ये क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। तो कौन सा बैंक जो है अपने घर से ही यानी वर्क फ्रॉम होम के लिए अपने सर्वर की अभिगमन की इजाज़त दी गई है? एसबीआई है, एचडीएफसी है, एस बैंक है या फिर आईसीआईसीआई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, इस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ है, यदि फरीश्वरनाथ रेणु का, रामचंद्र का या महादेवी वर्मा का या राजकुमार वर्मा का? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा फरीश्वरनाथ रेणु, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी वाद और वादक से क्वेश्चन है। स्टैटिक के जो होते हैं वाद और वादक, तो बिस्मिल्लाह खां वायलिन बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, सितार बजाते हैं या फिर शहनाई बजाते हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू थी, यानी कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू की गई थी? कव्वाली है या दादरा है या ठुमरी है या फिर गजल है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ठुमरी शुरू की गई थी। ठुमरी एक शास्त्रीय गायन शैली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर वीर सावरकर ने? तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। नेक्स्ट, यह लेखक लेखिका अंग्रेजी की बजाय इटालियन में लिखती थी। अंग्रेजी के बजाय वो इटालियन में लिखते थे। ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी या विक्रम सेठ, किरण देसाई या फिर अरुंधति राय। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो झुम्पा लाहिड़ी होंगे। झुम्पा लाहिड़ी इटालियन में लिखा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग 14 क्वेश्चन देखेंगे। किसकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है? यानी ये भी एक बुक है, ये किसने लिखा है, किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? युवराज सिंह या द्रविड़ या सचिन धोनी? जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी युवराज सिंह की ये जीवनी है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन है रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान या फिर शांति के लिए। तो अमर्त्य सेन को रसायन विज्ञान के लिए अमर्त्य सेन को यहाँ दिया गया है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 1998 में। नोबेल प्राइज 1998 में इकोनॉमिक्स का इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का लोक नृत्य है। यानी फोक डांस और स्टेट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो स्टैटिक का पार्ट है ये। स्टैटिक में हम लोगों को फोक डांस और कौन स्टेट में फोक डांस होता है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। फोक डांस से क्वेश्चन बहुत पुशअप किए जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस एग्जाम में भी आते हैं और अदर एग्जाम से भी पूछे जाते हैं। तो छऊ जो है एक लोक नृत्य है, वो बिहार के अतिरिक्त अन्य किस स्टेट में होगा? ऑप्शन यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो छऊ जो नृत्य है वो बिहार में तो होता ही है, बिहार के अलावा झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा में भी मिलेगा और वेस्ट बंगाल में भी मिलेगा ऑप्शन। तो यहाँ पे ए करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी वेस्ट बंगाल। तो बिहार में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, झारखंड और उड़ीसा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में उल्लेख करता है? नीति निर्देशक तत्व मतलब होता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कौन सा भाग बताता है, पार्ट बताता है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो भाग 4 जो होता है वो डीपीएसपी के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? ऑप्शन नंबर है ए, यानी 4, 8, 10 या फिर 12। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में की गई है। और वर्तमान में जो है कितने भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? 6 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या 12 वर्ष तक? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा सी, यानी 12 वर्षों तक रहे थे। यानी 1950 से लेकर के 1962 थे, 26 जनवरी 1950 को वो बने थे और 1962 1962 तक थे, यानी 50 से 62 तक लगातार 12 वर्ष तक थे ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश से लिया गया है। यानी संविधान में कौन सा प्रावधान किस देश से लिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी हम लोग को रिमेंबर करके रखना है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति जर्मनी से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से या फिर जापान से? तो भारतीय संविधान में ये प्रणाली ली गई है आयरलैंड से ली गई है। जैसे फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से लिए गए हैं, सेम वैसे ही राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन 21, लोकसभा के कितने सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति मनोनीत करता है? यानी कितने लोगों को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है? इनका इलेक्शन नहीं बल्कि मनोनयन होता है।
तो 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं या फिर 0। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा 2 लोगों को मनोनीत करता है लोकसभा में और 12 लोगों को राज्यसभा में करता है। तो वर्तमान में जो 2 लोगों का राज्यसभा में मनोनयन है उसको खत्म कर दिया गया है, जबकि लोकसभा में मनोनयन खत्म कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में मनोनयन की प्रक्रिया अभी होती है। 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट 22, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था, यानी सर्वोदय योजना जो थी वो किसने बनाया था? ऑप्शन है विनोबा भावे ने, अन्ना हजारे ने, जयप्रकाश नारायण ने या लाल बहादुर शास्त्री ने। तो करेक्ट यहाँ आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, दैट मीन्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 23, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बनाता है। भारत की सीमा के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं। ऑप्शन है आपका बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान या फिर म्यांमार। तो भारत के साथ जो सबसे कम सीमा बनाता है वो है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू की गई थी योजना कब? तो करेक्ट आंसर जो होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना जो है यहाँ 1988 में तो यहाँ से स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन फरवरी 95 से यहाँ पे इम्प्लीमेंट यानी चालू हुई थी। तो 1995 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पीली क्रांति का किससे संबंध है? ये प्रमुख कृषि क्रांतियां एवं उससे संबंधित है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि सभी कृषि क्रांतियों को रिमेंबर कर लेना है। तो पीली कृषि क्रांति दालों के लिए है, तिलहन के लिए है, सूर्यमुखी के लिए है या फिर मछली के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे तिलहन के लिए, यानी ऑयल सीड्स के लिए होती है पीली क्रांति, येलो क्रांति। नेक्स्ट हम लोग 26 क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर के। भारत में उत्पादन की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात कर दी जाती है, यानी एक्सपोर्ट कर दी जाती है? 20%, 70%, 10% या 50%? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी 70% निर्यात कर दी जाती है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड और नॉर्वे। दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो दुर्गापुर इस्पात यानी स्टील, दुर्गापुर स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई है किसकी सहायता से? तो इंग्लैंड यानी यूके की सहायता से स्टैब्लिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष के बजट में जीएसटी पहली बार जिक्र किया गया था? जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स और सर्विस टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे भारत में 2017 में लागू कर दी गई थी, जुलाई 2017 को। तो पूछा जा रहा है कि कब ये बजट में पहली बार इसका जिक्र किया गया था, 2006-07 में या 13-14 में या फिर 98-99 में या फिर 15-16 में? तो सबसे पहली बार इसका जिक्र जो है बजट 2006-07 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था नेशनलाइजेशन से पहले? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास या बैंक ऑफ मुंबई? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई बनाइए 1 जुलाई 1955 में। 1955 में ये इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, तो पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में, यानी हम किस पंच योजना के मध्य में 2017 में जो पेपर हुआ था, 9वीं में, 12वीं में, 13वीं या फिर 7वीं में? तो ऑप्शन करेक्ट होगा बी, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंच योजना का कार्यकाल था 2007 से 2012 तक, परंतु यह योजना 2012 से 2017 तक था, लेकिन यह योजना 2015 में 14 में समाप्त कर दी गई थी और 2015 में नीति आयोग आ गया था। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है? रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? 50%, 75%, 100% या फिर 0%? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी, यानी 100% एफडीआई अलाउ है। 32 क्वेश्चन देखेंगे, हम किस देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात, यह किसी देश की व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करता है? ऑप्शन है लॉरेंज वक्र, मिन्हास वक्र, जेटली वक्र या सितंबरम वक्र? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा लॉरेंज कर्व जो होता है वो इनकम डिस्पैरिटी दिखाता है,
आय में असमानता। 33 क्वेश्चन, बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है नासिक में, देवास में, सालवनी में या होशंगाबाद में। तो बैंक नोट प्रेस एमपी देवास में, 4 जगहों पे नोट छपता है और 4 जगहों पे सिक्के भी छपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है, यानी जनसंख्या में सबसे ज्यादा 4 बड़े राज्य। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे बिहार है और चौथे नंबर पे तमिलनाडु नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी है, यानी ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल आंसर होना चाहिए। तो ये डी गलत है, तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। तो बिहार का है, वेस्ट बंगाल का है, केरला का है या फिर उत्तर प्रदेश का है। तो प्रति वर्ग जनसंख्या घनत्व तो जो है बिहार का सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो राज्यों में बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 1106 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। यहाँ पे 1106 लोग रहते हैं, कितने, तो पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1106 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, यानी बिहार। भारत में कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम था, भारत में जो सुपर कंप्यूटर है सबसे पहले आया था, परम है या फिर आदित्य है, अनुपम संध्या है या फिर सागा है। करेक्ट आंसर होगा परम। तो परम कंप्यूटर जो है सबसे पहले आया था। तो भारत में प्रथम कंप्यूटर जो आया था वो परम आया था, परम कंप्यूटर। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब किया गया था। ऑप्शन है 2000 में या फिर 2012 में या फिर 16 में या फिर अभी प्रारंभ नहीं किया गया है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 2012 में 4G की सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है। वो कंट्री और शेयर मूल्य सूचकांक भी आते हैं, तो इसको भी हम लोगों को अच्छे से रिमेंबर कर लेना है। तो ऑप्शन होगा स्टॉक्स या FTSE 100 सेट या फिर JCI। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे FTSE, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है। राज्यपाल कहा जाता है, गवर्नर भी कह सकते हैं। तो RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ रहा था। तो प्रथम भारतीय गवर्नर ऑप्शन है देशमुख हैं या रघुराम राजन हैं या सुरेश माथुर हैं या फिर कृष्णा विचारे हैं। तो प्रथम गवर्नर, भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो CD देशमुख है। प्रथम गवर्नर CD देशमुख हैं जो कि भारतीय थे, और ये क्रम में देखा जाए तो तीसरे नंबर के थे। नेक्स्ट नंबर 40, वह विद्यार्थी जिसने रुपया साइन डिजाइन किया था वह कहाँ पढ़ रहा था। JNU में पढ़ रहा था, IIT बॉम्बे में या फिर यहाँ पे या फिर मद्रास में, कहाँ पढ़ रहा था। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हम लोग का जो राइट आंसर है वो है IIT बॉम्बे नहीं बल्कि यस IIT बॉम्बे में, यानी IIT बॉम्बे, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 41, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है, यानी कार्बन पर टैक्स लगाने वाला प्रथम देश स्वीडन है, जर्मनी है, न्यूजीलैंड है या फिर अमेरिका है। जिसने कि कार्बन पे सबसे पहले टैक्स लगाया उस कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड, यानी सी ऑप्शन है। नंबर 42, कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है, नॉर्वे में पाई जाती है या फिर नीदरलैंड में पाई जाती है या फिर न्यूजीलैंड में या फिर स्पेन में। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट 43, ब्राजील की मुद्रा क्या है। रूबल है, रियल है, बर है या फिर रियाल है। तो ब्राजील की मुद्रा पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ब्राजील की मुद्रा के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो बिल्कुल रियल है, रियल। कौन सा महलों का शहर कहलाता है। 44 क्वेश्चन है, महलों का शहर किसे कहते हैं। पटना को, कोलकाता को, चंडीगढ़ को या फिर लखनऊ को। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है। शाहरुख खान को, सलमान खान को, विजय माल्या को या फिर केजरीवाल को।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है अच्छे समय के राजा जो कहे जाते हैं वो कहे जाता है विजय माल्या, यानी सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। ऑप्शन का नाम दुर्गा था, या हर्षा था, या सिमी थी, या फिर राधा थी। उन्होंने तो हर्षा जो है नाम था, हर्षा हर्षा नाम था, जो परख नली से भी जन्म दी थी बच्चों का, यानी हर्षा थी। टेस्ट बेबी का जन्म हुआ था। 47। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? दुर्गा बनर्जी, डायना इलूजी, नीरजा, या फिर आरती साहा। इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला जो थी वो दुर्गा बनर्जी थी। पहला महिला पायलट कौन थी? तो दुर्गा बनर्जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखेंगे। महामना भी कहा जाता था, इनको महामना भी कहा जाता है गांधी जी को, नेहरू को, मालवीय को, या फिर राजीव गांधी को। तो करेक्ट आंसर होगा मालवीय को, यानी मदन मोहन मालवीय जी को महामना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। कर्क रेखा इस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रिमेंबर कर लेंगे। स्टैटिक का है, बिल्कुल रट लीजिए इसको। हर एग्जाम में कर्क रेखा पूछता है किस राज्यों से गुजरती है, किस राज्यों से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, या फिर त्रिपुरा। तो कर्क रेखा इन राज्यों के मध्य से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा, यमुना, दिहांग, या फिर भीमा। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है? इसको हम लोगों को बताना होगा कि ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या नाम है। तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम होता है जमुना। बी करेक्ट है। विकर मूलतः क्या होते हैं? विकर वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है, या फिर विटामिन है। तो विकर मूलतः क्या होते हैं? तो विकर जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। मायोपिया के रोगी किसके निवारण के लिए क्या चाहिए? मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस है, या फिर उत्तल लेंस है, या फिर उभयोत्तल लेंस है, या लेंस का प्रत्यारोपण करना चाहिए? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्ष आर्द्रता, तो ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और उसके यूज से क्वेश्चन है। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और उसके यूज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको रिमेंबर कर लीजिए। तो सापेक्ष रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर से, या फिर हाइड्रोमीटर से, या फिर लैक्टोमीटर से, या फिर पोटेंशियोमीटर से। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हाइग्रोमीटर से। तो लैक्टोमीटर से नहीं बल्कि किससे मेजर करेंगे? तो हाइग्रोमीटर से मेजर करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से वाटर की डेंसिटी मापी जाती है, लैक्टोमीटर से दूध की प्योरिटी मापी जाती है। तो करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो सबसे कम है, ऑप्शन है लाल की, पीला की, नीला की, या फिर बैगनी की। तो सबसे कम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किसकी है? वेवलेंथ किसकी है? तो सबसे कम वेवलेंथ है वायलेट, यानी बैगनी की। और आपको बताना है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर के प्रकाश की है। नेक्स्ट 55, कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल है, न्यूट्रॉन है, या फिर वॉट है, या फिर डाइन है। तो करेक्ट आंसर बताना है कि कार्य का मात्रक क्या होगा। तो कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का है, या फिर समय का है, या फिर आयु की है, या फिर प्रकाश की तीव्रता की है। तो प्रकाश वर्ष किस चीज की इकाई है, किस चीज की यूनिट है, किसको मापता है? प्रकाश वर्ष, ये हमें बताना है। तो ये दूरी का यूनिट होता है। प्रकाश वर्ष जो होगा वो दूरी का यूनिट होता है। तो सूर्य प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा गया है।
और प्रकाश वर्ष लंबे दूरी का मात्रक होता है, लॉन्ग डिस्टेंस का मात्रक होता है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इसकी वैल्यू होती है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन है रेडियो, अवरक्तता, ध्वनि या फिर परावैंगनी। कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन जो है ध्वनि जो होगी वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, प्लांक नियतांक प्लांक कांस्टेंट का मान जूल्स सेकंड में क्या है? प्लांक कांस्टेंट का मान जूल सेकंड में क्या होगा? तो प्लांक कांस्टेंट का जूल सेकंड में जो माप है 6.63 इंटू 10⁻−34। ये ऑप्शन डी करेक्ट है। हल्दी के पौधे के इस भाग से प्राप्त की जाती है? हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तना से, जड़ से, फूल से या फिर फल से? किस चीज से हम लोग हल्दी प्राप्त करते हैं? ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तना से, यानी ये ऑप्शन सही है। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या फिर 6 प्रकार की? WBC कितने प्रकार की होती हैं? तो करेक्ट आंसर जो होगा WBC कितने प्रकार की होंगी, तो ऑप्शन सी यानी 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो न्यूट्रोफिल और ईशोनोफिल, वेसोफिल, मोनोसाइडस एंड लिम्फोसाइड्स होते हैं। मोनोसाइड्स एंड लिम्फोसाइड्स, ये 5 टाइप्स की WBC होते हैं। WBC को पुलिसमैन ऑफ द बॉडी कहा जाता है, जो कि ब्लड का पार्ट है ये WBC। लसिका इसमें उपस्थित होती है? ऑप्शन है संवहन ऊतक में, उपास्थि में, सल्की ऊतक में या फिर तंत्रिका तंतु में। लसिका इसमें उपस्थित होती है, तो लसिका एक संवहनी ऊतक है। संवहनी ऊतक यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 62, पीलिया रोग में रुधिर में निम्न में से मात्रा बढ़ जाती है? बिलिरुबिन की, हीमोग्लोबिन की, बाइल अम्ल की या पायरुविक अम्ल की? पीलिया में जॉन्डिस में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति का लीवर संक्रमित हो जाता है और उसमें रक्त में बिलिरुबिन बढ़ जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पहला अंगनाशन है, फेफड़ा है, यकृत है या फिर वृक्क है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा वो है यकृत यानी लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो अग्नाशय है और सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, यह सेग्यूरस होते हैं? सर्प, केंचुआ, कॉकरोच या फिर मादा मच्छर? सेग्यूरस उन जानवरों को कहा जाता है जो अन्य जानवरों के खून पीते हैं। सेग्यूरस किसे कहते हैं? तो वो जानवर जो अन्य जानवरों के क्या करते हैं? खून पीते हैं। जैसे आप जोंक, मादा मच्छर, चमगादड़ ये सब देखते होंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मादा मच्छर। तो वैग्यूवोरस वो जानवर होते हैं जो दूसरों के ब्लड चूसते हैं, ब्लड पीते हैं, खून पीते हैं। क्वेश्चन 65, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मास्टर ग्रंथ थायराइड ग्लैंड्स या पीयूष ग्लैंड्स या एड्रिनल ग्लैंड्स या फिर अग्नाशयी ग्लैंड? तो पीयूष ग्रंथ यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि ये सभी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल्स करती है, इसीलिए मास्टर ग्लैंड या फिर इसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहा जाता है। 65, यह विटामिन टोकोफेरॉल, विटामिन और उसके केमिकल नेम से ये क्वेश्चन दिया गया है बायोलॉजी के। तो विटामिन और सारे विटामिन और उसके केमिकल नेम को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमेम्बर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो टोकोफेरॉल विटामिन ए का है, विटामिन बी का है, विटामिन डी का है या फिर ई का है? तो विटामिन ई का जो होता है वो टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई की कमी से लेस फर्टिलिटी हो जाती है और जिसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थायमिन, जबकि विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, क्योंकि विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया है कैल्सीफेरॉल। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए गाय, सूअर, मधुमक्खी या फिर मछलियाँ?
अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मधुमक्खी फेमस है। 68 नायलॉन में एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। नायलॉन में एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है किस? तो नायलॉन जो होते हैं एक नहीं जो होता है, पहला है आयनिक बॉन्ड होते हैं, एमाइड बॉन्ड होते हैं, एच बॉन्ड होते हैं या फिर एस्टर होता है। तो इसमें नायलॉन में कौन सा बंध होता है? तो ये पॉली एमाइड बंध होते हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। किस ग्रह के वायुमंडल में? शनि के, शुक्र के, मंगल के या फिर वरुण के? तो शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रचुर मात्रा है। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन की क्या है? प्रचुर मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखेंगे। 70 क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है, यानी समुद्र से ढका हुआ है? ऑप्शन 20%, 40%, 70% या फिर 55%। तो पृथ्वी का कितना परसेंट भाग? तो पृथ्वी का लगभग 70% भाग सागरों से ढका हुआ है। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? वास्टॉक है, एरिका है, डेलाल है या फिर इथोपिया है? दुनिया का सबसे शुष्क स्थान यानी ड्राई स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी एरिका है। सबसे एरिका होगा। और एरिका दक्षिण अमेरिकी जो देश है चिली का एक मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली का एक क्या है? मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल का एक भाग है एरिका। नेक्स्ट है 72, यह एक गर्म धारा है। क्यूरोल या हेम्बोलाइड या फिर कैनरीज या फिर गल्फ स्ट्रीम। एक गर्म धारा है। गर्म धारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जो होती है, ये करेक्ट आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में गर्म जल धारा है। नेक्स्ट 73, कितने देश भूमि में चारों ओरों से घिरा हुआ है? कितने देश भूमि में चारों ओर से घिरा हुआ है? 22 देश, 44 देश, 66 देश या फिर 88 देश? तो कितने देश धंसे हुए हैं? तो टोटल 44 यानी 44 जो देश हैं वो लैंड लॉक्ड देश हैं। 44 देश क्या है? तो लैंड लॉक्ड देश हैं। 74 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि मैथ का क्वेश्चन है। दो तारें क्रमशः 3.6 इंटू 10⁻7 मीटर, 4.8 इंटू 10⁻7 मीटर तरंग दैर्ध्यों पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमानों का अनुपात क्या होगा? T/T1। इनके तापमानों का अनुपात क्या होगा? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 4/3 होगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यूरी ताप का संबंध किससे है? ध्वनि से है, चुंबकीयता से है, रेडियो सक्रियता से है या फिर लेंस का है? तो क्यूरी का संबंध किससे है? तो क्यूरी का संबंध जो होता है वो चुंबकीयता से है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो क्यूरी एक टेम्परेचर होता है। क्यूरी ताप वह ताप है जिसके के ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय और जिसमें नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। तो क्यूरी ताप का संबंध जो है चुंबकीयता से है। 76 क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ v चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब कितने चाल से चलता हुआ प्रतीत होता है? तो जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v चाल से चलता है तो उसकी स्पीड कैसी दिखाई देती है? ऑप्शन है 2v, 1/v, v² या फिर v। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 2v, दैट मीन्स दोगुना प्रतीत होगी। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिहार में इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? पूर्वी में, पश्चिमी में, उत्तरी में या फिर दक्षिणी में? तो बिहार के किस भाग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिखाया जाता है? तो उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में, बंगाल में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? तो चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? चिल्का झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, 12, 27, 40 का लघुत्तम समापवर्तक है। 12, 27, 40 का 120, 1080, 540 या 2160?
यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 1080 होगा। आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन बता दे रहा हूँ जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समावर्तक निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है 1/120, 1/120 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 81 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी मैथ से ही है। 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो ऑप्शन में सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ा भिन्न जो होगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3/4, यानी सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 82, सुमात्रा द्वीप स्थित है। सुमात्रा द्वीप कहाँ पे? हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में? ये क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो इससे आपको बार बार रिपीट करना, इस टॉपिक को कई बार देखना आता है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं। तो सुमात्रा द्वीप कहाँ पे सिचुएटेड है? 82 का जो करेक्ट आंसर है वो इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है। तो हिंद महासागर यानी करेक्ट आंसर होगा ए। 83, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क में या फिर स्पेन में? सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस में है, क्योंकि फ्रांस में सर्वाधिक यानी 12 टाइम जोन फ्रांस में है। बिहार में कितने जिले हैं? 22 हैं, 38 हैं, 15 हैं या फिर 49 है? तो बाहर में जो टोटल जिलों की संख्या है वो है 38। 38 जिले बिहार में है और सबसे नया जिला अरवल डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर जो आपका मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, करेक्ट आंसर होगा 0, दैट मीन्स डी। एक अंक और उसके 3/5 के मान के मध्य 50 का अंतर है। तो आप यस मान के कर सकते हैं, एक अंक है और उसके 3/5 का जो अंतर हो 50 है, तो वो अंक क्या होगा? ऑप्शन है 120 या 123 या 124 या फिर 125। यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ 125, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन हम देखेंगे 87 क्वेश्चन हम देखेंगे। श्याम जो है राम से 7 वर्ष छोटा है, उनके आयु का अनुपात 7:9 है, तो श्याम की आयु क्या है? तो ये भी एज और एज से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और करेक्ट आंसर क्या होगा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो कि 24.5 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। आप बिल्कुल वीडियो रोक करके आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आंसर मैच करिए, सही है या फिर नहीं सही है। और इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं तो इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना है, मैथ में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है, एक कार्य को 10 दिन में, बी उसी को 15 दिन में पूरा करता है, अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन है 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में या फिर 8 दिन में। तो ये काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 89, अगर विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत हमें बताना है, तो बिल्कुल लाभ प्रतिशत होगा 100%, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, एक दुकानदार 1 रुपए में 6 गुब्बारे खरीदता है। एक दुकानदार 1 रुपए में 6 गुब्बारे खरीदता है, वह 1 रुपए में कितने गुब्बारे बेचे ताकि 20% का लाभ हो? तो ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे सी, यानी 5 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 91, रूट 810 को सरल करना है, रूट 810 को सॉल्व करना है, क्या होगा? तो यहाँ पे रूट 810 को अगर सॉल्व करेंगे तो 80 × 10 करिएगा तो 9 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 10 हो जाएगा, तो बिल्कुल ए करेक्ट होगा यहाँ पे। 92 क्वेश्चन है, ये भी देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है?
तो लकड़ी की आयु निर्धारित करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन है यूरेनियम 92-235, कार्बन 614 या फिर यूरेनियम 238 या फिर 612 का। तो यहाँ पे यूज किया जाता है 614 का, कार्बन 14 का प्राकृतिक लकड़ी की वायु ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। 93 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन से समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है, चार्ल्स लॉ को प्रकट करता है। तो 93 का देखेंगे यहाँ पे, कौन सा नियम चार्ल्स लॉ को बताता है। तो चार्ल्स लॉ को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, वी प्रोपोर्शनल सी बाई टी, वी प्रोपोर्शनल 1 बाई टी, वी प्रोपोर्शनल टू टी या टी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी। तो ये चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो चार्ल्स लॉ कहता है V is directly proportional to T. V directly proportional to T according to the Charles law. इनमें से 6 इंटू 10⁻⁵ परमाणु नहीं होते हैं। 6 ग्राम कार्बन में, 1 ग्राम हाइड्रोजन में, 14 ग्राम नाइट्रोजन में या फिर 35 ग्राम क्लोरीन में 6 इंटू 10⁻⁵ परमाणु नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते हैं, तो 6 ग्राम कार्बन में 6 इंटू 10⁻⁵ परमाणु नहीं होते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, एप्सम लवण इसका यौगिक है। एप्सम लवण जो है इसका यौगिक है, तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या फिर बेरियम है या फिर लेड यानी Pb है। तो एप्सम जो साल्ट है उसका फार्मूला होता है MgSO4.7H2O। उसका फार्मूला हो जाएगा MgSO4.7H2O, 7 वाटर हो जाएंगे, .7H2O। तो इसका जो है यौगिक हुआ, कंपाउंड क्या हो गया, तो मैग्नीशियम यानी Mg हो गया। जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, यानी जर्मन सिल्वर किस चीज से नहीं बना होता है, कॉपर से, सिल्वर से, निकल से या फिर जिंक से। तो जर्मन सिल्वर जो होता है, ऑप्शन नंबर 96 है, जर्मन सिल्वर, कॉपर उसमें होगा 60%, जिंक होता है 20% एंड निकल होता है 20%। तो कॉपर भी होता है और जिंक भी होता है, निकल भी होता है, लेकिन सिल्वर इसमें नहीं होता है। जर्मन सिल्वर नाम है लेकिन उसमें सिल्वर नहीं होते हैं। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है, बाकी कॉपर भी होते हैं, निकल भी होता है, जिंक भी होता है। संपर्क विधि इसका निर्माण में प्रयोग की जाती है, HNO3 की, HCl की, H3PO4 की या फिर H2SO4 की। संपर्क विधि से किसका निर्माण किया जाता है, तो संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का निर्माण, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण संपर्क विधि से ही किया जाता है। 98, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। तो D2O को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O इस भारी जल है। 92 का भी करेक्ट आंसर होगा। 99 यानी NaCl में यह बंध है, आयनिक बंध होता है, सहसंयोगी बंध होता है, उपसंयोगी बंध होता है या फिर यश बंध होता है। NaCl में कौन सा बंध होता है, तो NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है, यानी ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट होगा, NaCl में आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन 100 है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, 5 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या फिर 4 प्रकार की। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, तो स्पेक्ट्रम रेखाओं में अगर क्वांटम संख्या देखा जाए तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। प्रिंसिपल यानी मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या एवं स्पिन क्वांटम संख्या। तो 4 होती हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। 101 क्वेश्चन कहता है, राजा घर से चला और 10 फीट पूर्व गया, दाएं मुड़ा और 3 फीट गया, फिर दाएं मुड़ा और 14 फीट चला, अब वह अपने घर से कितने फीट दूर है। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पता है कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस साइड ईस्ट होता है और इस साइड वेस्ट होता है। तो इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा वो दैट मीन्स 5 फीट। नेक्स्ट 102, 102, कोड कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है एंड मेडिसिन को क्या लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ये 102 क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये सी है, तो यहाँ पे लास्ट का सी होगा, फिर ओ है, ओ का पी हो रहा है, फिर एम का एन, फिर पी का हो गया क्यू, फिर यू का वी, टी का यू
और ई का एफ और आर का आर है, यानी स्टार्टिंग का सी का फिर सी होगा लास्ट में और आर का फिर आर होगा, यानी स्टार्ट लास्ट का शुरुआत हो जाता है। वैसे ही एम और ई एक्सटेंड हो जाएंगे, तो यहाँ तो एम तो हो नहीं सकता है और ई हो सकते हैं, ई और लास्ट में ई स्टार्टिंग में होगा, ई एम लास्ट में होगा, तो ई का एफ तो बिल्कुल एफ होगा और फिर डी का ई, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 103 क्वेश्चन नंबर, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है 103 भी रीजनिंग का ही है। 7C 9A 8B 3A का अर्थ है एनिमी इज नॉट इंटरनल। 3A 2B 7C का अर्थ है ट्रस्ट इज इंटरनल। 9A 4D 2B 6 का अर्थ होगा ट्रस्ट डिकोड। तो इसको डिकोड करने पर पूछ रहा है इनेमी का कोड क्या होगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 103 सॉल्व करने पर जो इनेमी का आएगा कोड वो 8B आएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि आप देखेंगे तो जो है C7, तो 7 जो होता है वो यहाँ था 8 का बी, यानी 8B होगा ऑप्शन। 104 कोड में मद्रास को लिखा जाता है NBESBT, तो बॉम्बे को क्या लिखा जाता है मद्रास को। जैसे एम का एन हो गया, ए का बी हो गया, डी का ई हो गया, आर का एस हो गया, ए का बी हो गया और एस का टी हो गया। वैसे ही बॉम्बे में बी के बाद सी हो जाएगा, छोटी नंबर। तो करेक्ट आंसर होगा CPN CPN CBZ। तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोड में फ्रेंड को लिखा जाता है SUMJT के, उसके बाद तो कैंडल को क्या लिखा जाता है, फ्रेंड को SUMJT लिखा जाता है, वैसे ही कैंडल को क्या लिखा जाता है। आप देखेंगे कि F में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है H, उसके बाद R में 3 जोड़ते हैं तो उसके बाद आता है U RSTU, M में 4 जोड़ते हैं तो वैसे ही एक एक बढ़ा करके जोड़ना है, 2 3 4 5 6 7 जोड़ते जाएंगे। सेम वैसे ही अगर कैंडल में जोड़ते हैं, कैंडल में C में 2 जोड़ेंगे, फिर A में 2 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, वैसे ही 4 5 6 जोड़ते जाएंगे। तो करेक्ट आंसर बता रहा हूँ EDRIRL, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 105 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 106 का। ये भी रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। के एल के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, एम एल के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो के प्रति एम 21 दिशा में है। तो करेक्ट आंसर जो होगा, ये भी रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। तो 40 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा यहाँ पे 106, तो 106 का ऑप्शन जो है यहाँ पे पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो 106 का करेक्ट आंसर पूर्व दिशा में, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 107 ये फिर रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है और दाएं मुड़ जाता है, फिर 10 मीटर जाता है और दाएं मुड़ करके 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 135 पे घूम जाता है, तो वह अंत में किस दिशा में चल रहा है। ये भी रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। इसका होगा ऑप्शन दक्षिण पश्चिम में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन है। 108 क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं। एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं। वाई की परछाई यक्स के दाएं तरफ पड़ रही है, तो वाई किस तरफ देख रहा है, पूर्व की देख रहा है, तो दक्षिण में देख रहा है, उत्तर में, या फिर पश्चिम में। तो ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वाई का मुंह उत्तर की ओर होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कितने प्रकार से 12 मोटरों में से 5 मोटर चुनी जा सकती है अगर एक उल्लेखित मोटर सर्वदा नहीं चुनी जाए। तो अभी मैथ के क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 462 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 110 में, दो पासों को फेंक कर कितने प्रकार से नौ पाया जा सकता है। यहाँ पे दो पासा फेंके जा रहे हैं तो कितने प्रकार से 9 आ सकता है। तो ये भी मैथ के क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जो करेक्ट होता है, अर्थात
4 बार 9 आ सकता है, यानी बी बिल्कुल, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 111। 3 विद्यार्थियों के एक प्रश्न हल करने का संयोग है 1/2, 1/3 और 1/4 और प्रश्न हल करने की संभावना है। तो 3 विद्यार्थी हैं, उनके प्रश्न हल करने की संभावना क्या है? 1/4 है, 1/2 है, 7/12 है या फिर 3/4 है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, उनके हल करने की संभावना 3/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 112 क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला जारी रखने वाली आकृति का चयन करें। तो हमें यहाँ पे आकृति चयन करना है, प्रश्न आकृति दी हुई है और उत्तर आकृति से मैच करके हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये बी वाला ऑप्शन सही है। क्योंकि आप देखेंगे कि एकांतर क्रम में एक रेखा क्रमशः नीचे और ऊपर बढ़ती है, एक रेखा नीचे और ऊपर बढ़ती है, अतः अगली आकृति भी वही सही जाएगी। तो सी नहीं बल्कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो 112 का सी होगा, सी बिल्कुल सही होगा, सी बी नहीं बिल्कुल सही। यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो दैट मीन्स सी। तो 112 का सी ऑप्शन आप लगाएंगे। उसके बाद हम लोग 13 देखेंगे। तो 113 में भी सेम वही क्वेश्चन कहता है कि प्रश्न आकृति दी हुई है तो उत्तर आकृति क्या होगी। तो 113 का के बाद 114 के बाद जो हम लोग का दिया हुआ है, तो उस ऑप्शन में 112 क्वेश्चन नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए श्रृंखला है, ये भी रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। तो इसको प्रश्न इसको देख करके हमें अच्छे से सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको जो करेक्ट आंसर होगा। अब 113 का देखेंगे। तो 13 में प्रश्न आकृति आपको यहाँ पे दी हुई है, उसके बाद ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे कि इसके क्या ऑप्शन है नेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी जो करेक्ट आंसर होगा 113 का, उसको हम यहाँ देखेंगे तो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी बी वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ का बी पोर्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 114 का। सिस्टम को लिखा जाता है इस तरह से, मिरर को लिखा जाता है इस तरह से, तो बताइए फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। जैसे SYS है, सिस्टम को इंटरचेंज किया जाता है, वैसे TM को इंटरचेंज करके MT कर दिया। तो वैसे ही इसमें 114 है, 114 का जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो हम लोग डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे देखेंगे। 3 यात्री एक शहर पहुंचते हैं जहां 4 होटल है, तो वह कितने भिन्न भिन्न प्रकार से होटल में रह सकते हैं। यानी 3 यात्री हैं और होटल 4 हैं, तो कितने प्रकार से रह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी 24 प्रकार से रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? तो 4 आदमी एक बस में जिसमें कि 6 सीट खाली हैं चढ़ते हैं, तो वह कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। तो 4 आदमी हैं और 6 सीटें हैं, वो कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। तो 360 प्रकार से डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 117 क्वेश्चन देखेंगे, यानी ए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी 14-16 आंसर होगा। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन का है कि 473,982 को लिखा जाता है 1419, तो वही संबंध है 329648 का 14-18 से इतना। तो इनके 3-3 अंगों को ऐड कर, जैसे 7-3-10 और 4-14, तो 14 हो गए। तो 3-3 लेटर को ऐड कर लिया जाता है। वैसे यहाँ पे भी किया जाएगा, 7 और 5 12 और 1 13, तो 13 हो जाएगा। और 6 4 10 9 19, तो 13 19 यानी 13 19 हो जाएगा सी। क्योंकि कौन सा सुमेलित है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सादा है फिर एक ब्लैक है, तो इसमें दोनों सादा है, फिर इसमें सादा ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक सादा है, लेकिन इसमें दोनों ही सादा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो इसमें आकृति देख करके हमें बताना है, तो ये आप रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा करेक्ट जो होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट 121 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस आकृति के युग में वही संबंध है जो कि नीचे दी गई आकृति में है। तो प्रश्न आकृति दी हुई है और यहाँ पे ऑप्शन भी हम लोग देखते हैं। 121 का जो ऑप्शन होगा तो वो करेक्ट आंसर जो होगा 121 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लोग को देखना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 121 का डी होगा। करेक्ट आंसर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 122 यानी 122 क्वेश्चन को हमें देखना है कि 122 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक आदमी अपनी छुट्टी के आखिरी दिन 40 मील चलता है, इसके बाद दैनिक औसत 32 से 33 मील बढ़ जाता है, तो उसकी छुट्टी कितने दिन की थी। तो एक आदमी जो है आखिरी 40 मील चलता है, उसकी छुट्टी अगर बढ़ जाती है तो उसकी छुट्टी कितने दिन की थी। ये भी मैथ के ही क्वेश्चन है और आप सॉल्व करेंगे तो बी यानी 8 आंसर आएगा। अगर ए बी सी डी ई एफ जी इत्यादि का मान 4 3 2 4 4 2 2 आदि है तो सिक के अक्षरों का मान क्या होगा। एस आई सी इसका योग क्या होगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है तो 123 का करेक्ट आंसर होगा ए, दैट मीन्स 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, 15 टू द पावर 15 इक्वल टू 15 टू द पावर 25 इंटू 15 टू द पावर x। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो 12.25 आ जाएगा यानी 12.5। 125 का है, मैथमेटिक्स का है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी 61105 61105 यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। 126 देखेंगे, अगर a इक्वल टू -2 इंटू -3 b इक्वल टू √36 हो तो निम्न में से कौन सा सही है। ये करेक्ट आंसर होगा a इक्वल टू b यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27 1 प्लस 15 प्लस 151 इंटू 2 प्लस 36 बराबर यक्स। तो यक्स की वैल्यू क्या है। तो यक्स की वैल्यू हो जाएगा 370 यानी 370। अब देखेंगे 128 क्वेश्चन है। 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुणा करना होगा। ये भी मैथ के ही क्वेश्चन है तो मैथ के क्वेश्चन में ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 30 यानी 30 से करना होगा। नेक्स्ट 129 है, ये भी मैथ का है कि एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 किलोग्राम का है काटता है। पहले सप्ताह में 1/10 काट कर फेंक देता है, दूसरे सप्ताह में बचे हुए 2/3 बचे हुए भाग को फेंक देता है और तीसरे सप्ताह में बचे हुए का 20% फेंक देता है। तो उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़ों का भार क्या है। ये भी मैथ के ही क्वेश्चन है तो 33.6 यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 129 के बाद 130। शैली के पास 1/3 और हैं जितने डेविड के पास हैं। शैली के पास 1/3 और हैं जितने डेविड के पास हैं। तो डेविड के पास 1/3 उतने ही हैं और जितने फ्रांसिस के पास। तो सब मिलाकर के कुल 111 हैं तो फ्रांसिस के पास कितने हैं। तो ये भी मैथ के ही क्वेश्चन है तो 130 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 27 यानी ए ऑप्शन सही होगा। फिर 131 देखेंगे, क्रमशः 81 74 77 73 80 69 में अगली संख्या क्या होगी यानी नेक्स्ट टर्म क्या आ सकता है। तो 131 में आप देखेंगे कि 81 में -4 अगर कर रहे हैं तो 77 आ रहा है 81 में, तो ये हो गया 77। फिर 77 में माइनस अगर 4 करेंगे तो वो आ जाएगा 73। वैसे ही सेम 74 में +3 करना है, 74 में अगर +3 करेंगे तो 77 आ जाएगा। तो अगर इस तरह से करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा 83 यानी बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 132 है, यदि इतना का अर्थ ये है, ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है तो 132 का जो करेक्ट आंसर होगा 85697 85697 यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंटरचेंज हो रहा है तो आप सॉल्व करेंगे। 133 क्वेश्चन देखेंगे, 0 27 54 x 108 135 में x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू जो यहाँ पे होगी 81 होगी यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 0 में +27 ऐड करेंगे तो 27 होगा और 27 में फिर 27 करेंगे तो 54 होगा और 54 में +27 करेंगे तो 81 होगा। ये सीक्वेंस चल रहा है। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन,
ACFIO के अगला अक्षर क्या होगा? 134 में अगला अक्षर क्या होगा? तो अगला अक्षर जो होगा वो U होगा। ए में +2 ऐड किया तो C आया, C में +3 किया तो F आया, F में +3 किया तो I आया, और I में +6 किया तो O आया। तो 2 फिर 3 फिर 3 फिर 6 +6, इस तरह से ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्न में से किस अक्षरों में पुनर्व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बनेगा? तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डी को हम लोग करेक्ट करेंगे तो पियानो बन सकता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो डी है। 136 का है 0 1 3 6 7 9 12 13 15 18 के बाद अगला अंक क्या होगा ये बताना है। 136 में तो अगला अंक क्या होगा? अगला अंक जो होगा ये 19 यानी 19 होगा, क्योंकि आप देखेंगे 0 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 1 आएगा, 1 में 2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 करेंगे 6 आएगा, 6 में अगर फिर 1 करते हैं तो 7 आता है, 7 में 2 ऐड करेंगे तो फिर 9 आएगा, यानी 1 2 3 ऐसे करके ऐड करना है हमें। 137 है, एक घड़ी में घंटे की सुई 6 शाम के समय उत्तर दिशा की ओर है और उसमें 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई किस दिशा में संकेत देगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन में 9:50 में जो होगी वो सुई की पश्चिम दिशा में होगी, यानी पश्चिम दिशा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 138। तो 138 का क्या ऑप्शन सही होगा करेक्ट? 34 का 12 से उसी तरह से संबंध है जैसे 59 से इसका है, यानी 138 जिस प्रकार से 34 का 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा, और सिर्फ 5 इंटू ये करेंगे तो कितना आएगा 45, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। 139 का है घोड़ा घुड़सवार है तो वैसे ही मोटर का क्या होगा? तो घोड़ा का घुड़सवार से दौड़ता है, उसी प्रकार मोटर जो है सफर पे दौड़ता है, यानी शोफर यहाँ पे होगा, यानी तो उस मोटर का हो जाएगा शोफर। 140 मेल्ट यानी द्रव, जम जाना, जैसे 140 का मेल्ट यानी गले पर द्रव का रूप ले लेता है, उसी प्रकार किस धातु को जमने पर ठोस रूप ले लेता है? किसका रूप ले लेगा? ठोस। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 140 का निम्नलिखित में से कौन सा सुर व्यवस्थित है? 141 क्वेश्चन है। व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी का कौन सा शब्द बनेगा? अंग्रेजी का कौन सा सार्थक शब्द बनेगा 141 का हमें देखना है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। तो सी विकल्प करेंगे, अगर इसको सार्थक शब्द बनाएंगे तो इनएक्ट बनेगा। इनएक्ट मतलब होता है निष्क्रिय, INAC इनएक्ट। 142 में सही प्रतिबिंब चुनिए, प्रश्न आकृति ये दी हुई है। इसके बाद 42 का हमें उत्तर आकृति सही करना है। तो इस तरह से 42 की उत्तर आकृति दी हुई है। तो ये ए है, बी है, सी है और डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा जेड की अपोजिट वाली आकृति, यानी जो बिंब बनेगी। तो 42 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर देखेंगे हम लोग 142 का, तो सी यहाँ पे दिखेगा। तो सी बिल्कुल करेक्ट है। यह कहता है एक मानक घन में दिखते हुए फलकों पर 1 और 3 लिखा है तो विपरीत फलकों पर अंकों का योग क्या होगा? विपरीत फलकों पर योग क्या होगा इनका? तो विपरीत फलकों पर जो योग होगा वो हमेशा 7 होगा। तो मानक पासा के विपरीत फलकों में अंकों का योग हमेशा क्या होता है? 7 ही होता है। तो मानक पासा है तो हमेशा योग क्या हो जाएगा इसका? 7 ही होगा। तो अगला है 144। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। 49 की कक्षा में यक्स दर्जा का दर्जा जो 18वां है तो उसका अंत से दर्जा क्या है? 49 की कक्षा में एक्स का दर्जा 18वां है तो उसका दर्ज क्या क्या होगा? तो 32वां होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 145 है संख्या इतना कि कितने अंकों का अपना स्थान नहीं बदलेंगे अगर उनको आरोही क्रम में रखता जाए, यानी बढ़ते क्रम में अगर सजाया जाए तो कौन सा जो है नंबर अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेगा? तो 3 और 4 जो है अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2, दो ऐसी चीज जो है स्थान परिवर्तित नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संख्या इतना में अंकों को किस संख्या इस तरह बदला जाता है कि पहला और 6 अंक, दूसरा और 7वां अंक अदला बदली करते हैं, बाकी अंक भी इसी तरह से अपनी जगह बदलते हैं और पुनः व्यवस्थित संख्या में दाएं से जो है क्या ऑप्शन होगा करेक्ट? तो 146 का अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 ऑप्शन सही होगा। आफ्टर दैट
147 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 70 का 4/5 112 के 5/7 यानी 5/7 से कितने परसेंट कम है। तो ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और जो आंसर इसका आएगा 30% यानी 20 सही। 148 तीन व्यक्तियों की एक समिति 3 पुरुषों और 3 महिलाओं से चुनकर बनती है, जिसमें से कि कम से कम एक महिला हो। कितने भिन्न प्रकार से आया जा सकता है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे यानी 19 प्रकार से। 149 में दिया हुआ है प्रेस्क्राइब शब्द पर आधारित कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रेस्क्राइब पर प्रेस यानी प्रेस शब्द इससे नहीं बनता, PRESS इससे नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ यस एक ही बार है और इसमें यस 2 बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। तो 150 दी गई श्रृंखला में चौथा स्थान पे क्या आएगा। तो चौथा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, जो ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो ए है और बी है। जो करेक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा यानी 5। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 5 आएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में जो आसान आएगा वो 5 आएगा, 5 यानी 5। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 150 क्वेश्चंस आते हैं बीएसएससी के एग्जाम में, और बीएसएससी एग्जाम में तो जितना भी स्टैटिक पोर्शन अभी तक हम लोगों के अभी आया है, तो सभी स्टैटिक पोर्शन को आपको अच्छे से रिमेंबर कर लेना है, ताकि ये क्वेश्चन नहीं छूटने पाए। बार बार रिविजन करेंगे, बार बार क्वेश्चन करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थैंक यू।